सो हाइपर कॉन्जुगेशन में मैंने जो होमवर्क दिया था आपको 12 पेजेस लिखने के लिए दिया था। कल टाइम भी था आपके पास, लेकिन ठीक है, जो पार्ट नहीं हुआ था उसको समझाता हूँ। मैंने रेडिकल और कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है वो बता दिया था। नाउ हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन लिख के रखो। सपोज देयर इज प्रोपीन, प्रोपीन लिया है मैंने। प्रोपीन में भी यहां पर देखो, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है दे विल इंटरैक्ट, ए साइलेंस, दिस सिग्मा इलेक्ट्रॉन विल इंटरैक्ट विथ शेयर्ड पी। इसका अगर ऑर्बिटल लेवल पे डायग्राम बात करूं तो एक काम करता हूं, सिर्फ एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे दिखाता हूं, ठीक है। मैंने एक सी एच बॉन्ड का sp3 1s ओवरलैपिंग दिखाया है। ये जो सी एच बॉन्ड है ना, वो कैसे बना है? sp3 1s ओवरलैपिंग। इनफैक्ट ऑल सी एच बॉन्ड sp3 1s ओवरलैपिंग से बना है। और यहां पर इथीन है, इसके पास क्या है? दो पीजेड है जो आपस में पाई बॉन्ड बना रखा है। इथीन के पास दो पीजेड होता है ना, जो साइडवेज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना रखा है। बिकॉज ऑफ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 कार्बन, these sigma electron start interacting with shared p। तो यहाँ पे इस इंटरैक्शन को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इंटरैक्शन बिटवीन sigma electrons of CH bond at sp3 alpha carbon with shared p of alkene। अगर कोई बोले हाइपर कॉन्जुगेशन तो ये डेफिनेशन लिख सकते हो। इंटरैक्शन बिटवीन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड एट sp3 अल्फा कार्बन विथ शेयर्ड p ऑफ अल्कीन। देखो ये शेयर्ड p क्यों बोल रहा हूं? इससे पहले जो कार्बोकेटाइन हुआ करता था वो एम्प्टी p होता था। रेडिकल में भी हाफ फिल्ड p होता था, बट वो किसी के साथ शेयर्ड नहीं था। अब देखो इससे पहले वाला डेफिनेशन, वहां पे हमने कार्बोकेटाइन के केस में क्या लिखा था? सब कुछ सेम था विथ एम्प्टी p ऑफ कार्बोकेटाइन। रेडिकल के केस में क्या लिखा था? सारा पार्ट ऊपर का सेम था विथ हाफ फिल्ड p ऑफ रेडिकल। याद करो, यस नो? तो इस प्यार मोहब्बत को हम लोग यहाँ पे क्या बोल देते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। इसी को फिर से तुम बोल सकते हो sp3 शेयर्ड p इंटरैक्शन, ये भी बोल सकते हो sp3 शेयर्ड p इंटरैक्शन। अब बात होता है कि सर इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, मतलब हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो यहां पर बच्चे आप डायरेक्ट इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट कर सकते हो और पाई बॉन्ड को तोड़ सकते हो। दो एरो आएंगे, है ना। फर्स्ट हाइपर कंजुगल स्ट्रक्चर जो दिखेगा यहाँ पे, देखो फिर से यहाँ पे जो H है H प्लस के फॉर्म में, ये बॉन्ड का हेटोलिसिस किया, यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव रेजोनेंस करके नेगेटिव यहाँ लेके चला गया, इसीलिए इसको सिग्मा पाई रेजोनेंस भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज, तो थर्ड पॉइंट बोल सकते हैं सिग्मा पाई रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस भी देखो, पहले सिग्मा बॉन्ड है बाद में नहीं है। फर्स्ट हाइपर कंजुगल स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड है और उसमें नहीं है, तो नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलेंगे। एंड लो ऑर्डर रेजोनेंस भी बोलेंगे, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन उतना फास्ट नहीं होगा जितना कि पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर का हो सकता है। तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? जैसे ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा था, ये भी जा सकता है। मैंने बताया था ना, ये सारे जो sp3 कार्बन पे CH बॉन्ड है सब इक्वी डिस्टेंस और इक्विवेलेंट है विथ रिस्पेक्ट टू दिस। मैं ये नहीं बोल सकता कि सिर्फ ये वाला sp3 इससे इंटरैक्ट करेगा, दिस sp3 आल्सो इंटरैक्ट, दिस sp3 आल्सो इंटरैक्ट। तो नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं, इसको डिलोकलाइज कराते हैं, समझ गए? तो नेक्स्ट हाइपर कंजुगेबल स्ट्रक्चर देखो ये बन जाएगा, दिस H plus will dangling around the given carbon,
अब ये दोनों का एज इट इज रहने दो, इसको रेजोनेंस करा दो, तो एक और बन जाएगा ऐसा। और इसका अगर मैं ओवरऑल हाइब्रिड बनाऊं तो आप डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऐसा दिखा सकते हैं। देखो ना, सारे स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पे बॉन्ड है और इसमें नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 से 1 दिखाना पड़ेगा। सारे जो sp3 अल्फा कार्बन का CH बॉन्ड है उसमें एक जगह पे बॉन्ड है, एक जगह पे नहीं है, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, है ना, 0 to 1 बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा, सब स्ट्रक्चर को देख, यहाँ पे जो sp3 और sp2 के बीच में बॉन्ड है यहाँ 0 है, बाकी हर जगह डबल है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ दिखाएंगे। अच्छा, सब में देखो सिर्फ अल्किन में एक जगह पे डबल बॉन्ड है, बाकी हर जगह सिंगल है। देखो नंबरिंग अगर कर दें, मान लो ऐसे नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3, तो 1 2 के बीच में जो पहला स्ट्रक्चर है उसमें सिंगल बॉन्ड है, बाकी हर जगह डबल बॉन्ड है। और 2 3 के बीच में सिर्फ पहला स्ट्रक्चर उसमें डबल है, बाकी हर जगह। अब इस कंसेप्ट में बड़ा अच्छा क्वेश्चन देने वाला हूं मैं आपको, है ना। तो यहाँ पे हर स्ट्रक्चर को देखो, नेगेटिव तो इसी पे आया, डेल नेगेटिव, और यहाँ डेल प्लस डैश, डेल प्लस डैश, डेल प्लस डैश, ऐसे लिख सकते हो। मैं बताऊं, ये तीनों प्लस मिला के नेगेटिव के बराबर है। जैसे यहाँ अगर -300 है ना, तो यहाँ +100 +100 +100 ऐसे। सो अल्कीन में इस तरह के इंटरैक्शन से ओवरऑल अल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इस तरह के इंटरैक्शन से ओवरऑल अल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ध्यान में रखिए। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना ज्यादा अल्कीन का अल्फा हाइड्रोजन होगा, सुनना, एक बॉन्ड लेंथ का बड़ा अच्छा सवाल बोल रहा हूं यहाँ पे, अभी एनटी में भी दिया है सवाल, ध्यान से देखो। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, जो अल्कीन का बॉन्ड ऑर्डर है उतना ही कम हो जाएगा। अल्कीन का जो बॉन्ड 2 3 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 2 है, लेकिन इस अल्फा हाइड्रोजन की वजह से बॉन्ड ऑर्डर कम होता हुआ दिख रहा है ना, देखो ना, क्योंकि एक ही बार डबल आया, बाकी 3 बार सिंगल आ गया। 3 अल्फा हाइड्रोजन मतलब 3 बार डबल बॉन्ड कैरेक्टर खत्म हो गया, मतलब एग्जैक्ट डबल बॉन्ड नहीं रहा, पहले डबल है फिर सिंगल हो गया। यहीं पे सिर्फ 2 3 को टारगेट करो, 2 3 में यहाँ डबल है, बाकी हर जगह पे 2 3 पे क्या है, देखो नंबरिंग तो वही रहेगा ना हर जगह पे। 2 3 में हर जगह पे क्या है बताओ, समझ में आ रहा है। जैसे इसके एप्लीकेशन पे मैं बाद में क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन अभी जैसे मान लो एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर कोई पूछे इथीन में ये डिस्टेंस अगर मान लो x है, इथीन में C डबल बॉन्ड C का बॉन्ड लेंथ, प्रोपीन में अगर सेम डिस्टेंस पूछता, प्रोपीन में क्या लगता है बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर पाते? तो सर आंसर बता क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कहाँ ज्यादा है, x या y? बॉन्ड लेंथ का बात कर रहा हूं, यहां हमेशा डबल बॉन्ड कैरेक्टर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन है ही नहीं। अरे इथिन में कहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन है, इथिन में अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो इथिन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। सारे अल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होते, वही सारे अल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन होते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। गुड टू गो। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 2 रहेगा, ऑलवेज। गुड टू गो। लेकिन यहाँ पे ये 3 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आने वाला है 3 बार, देखो उधर ड्रॉ किया हुआ डायग्राम। अरे यस नो, तो इसका जो हाइब्रिड बनेगा उसमें क्या यहाँ डबल बॉन्ड ही दिखेगा, थोड़ा कम दिखेगा बॉन्ड ऑर्डर। देखो ना, डबल बॉन्ड दिखता तो, या 2 से भी ज्यादा दिखता तो 2 लाइन परफेक्ट दिखाते, 2 से कम दिख रहा है, एक लाइन परफेक्ट दिखा, एक पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो गया, सिग्मा पाई रेजोनेंस। बोलो, क्वेश्चन समझो, एकदम कनेक्ट करना पड़ेगा बच्चे। हाइपर कॉन्जुगेशन का एप्लीकेशन पे बड़ा अच्छा सवाल है ये। बॉन्ड लेंथ y ग्रेटर देन, पता नहीं कितने लोग समझ पाए, एनीबॉडी अगर नहीं समझे पूछो अभी, प्लीज आस्क जल्दी। अब देख लो मैं टाइम दे रहा हूं, है ना। हाँ लिखिए लिखिए लिखिए, लिखो एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन
application of hyperconjugation. So पहला तो लिख लो, to predict the stability of carbocation carbon free radical and alkene. To predict the stability of carbocation carbon free radical and alkene. पता है अल्कीन में जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ना, उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी बताते हैं. कुछ आइडिया कैसे बताते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से? चलो उसको थोड़ा डिस्कस कर देते हैं, लेकिन पहले लिख लो, मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ. एप्लीकेशन में ही ये लाइन लिखना है जज्बात. टू प्रेडिक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कार्बन फ्री रेडिकल एंड अल्कीन. उसमें जज्बात क्या लिखा? मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन कार्बोकेटायन कार्बन फ्री रेडिकल. ठीक है. मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ. ठीक है. तो इसमें बड़ा सिंपल 2-3 सवाल तो ऐसे कर ही लेते हैं. और ये बहुत मतलब ऐसा है कि ये सवाल तो जब भी मैं लिखता हूँ बोर्ड पे तो इलियान जरूर बोल देता हूँ कि ये अगर नहीं आता है तो हाँ बड़ी. तो बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ. इसमें ना अगर रेडिकल भी होता तो भी सेम आंसर. ठीक है. कार्बेनाइन में बस अपोजिट आंसर करना है. ठीक है. बॉन्ड लाइन डायग्राम के हिसाब से ये सवाल भी कुछ दिन पहले दिया था. स्टेबिलिटी यहाँ रेडिकल भी होता तो भी सेम आंसर. बॉन्ड लाइन डायग्राम में कंफर्टेबल हो जी. अगर अल्कीन की स्टेबिलिटी का बात करें तो ये जरूर लिख के रख लो, इथीन, प्रोपीन. इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर के हिसाब से लिख देता हूं. सिक्स अल्फा हाइड्रोजन वाला ना ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है. सिक्स ट्रांस में तो ट्रांस ज्यादा होगा. सिक्स अल्फा हाइड्रोजन में क्वेश्चन थोड़ा फेमस है. और इससे भी ज्यादा स्टेबल होता है आइसोब्यूटीन. आइसोब्यूटीन के पास भी सिक्स अल्फा हाइड्रोजन है. अल्फा हाइड्रोजन कितना? 0. अल्फा हाइड्रोजन 3. अल्फा हाइड्रोजन 6. लेकिन सिस है तो क्राउडिंग की वजह से लेस स्टेबल. अल्फा हाइड्रोजन 6 है, फिर से ट्रांस है तो थोड़ा सिस से ज्यादा स्टेबल. यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन 6 ही है. लेकिन देखो बहुत ज्यादा लॉजिक तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ इसमें एक तरह से लीनियर हाइपर कंजुगेशन है. मैं बताऊंगा क्या होता है. इसके बाद आप 9 अल्फा हाइड्रोजन वाला ले सकते हो. स्टेबिलिटी 9 अल्फा हाइड्रोजन वाले में ऐसा लिख सकते हो, अल्फा हाइड्रोजन 9. और सबसे ज्यादा स्टेबल कर दो अल्फा हाइड्रोजन जिसमें 12 हो जाएगा. तो ये अच्छा क्वेश्चन माना जाता है. देखो ऐसा बोला जाता है कि इसमें जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, ये डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन है. मतलब ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन की वजह से यहाँ नेगेटिव आएगा और इन तीनों की वजह से भी यही नेगेटिव आएगा. वो वाला डायग्राम देखो बगल में बना हुआ है. मान लो प्रोपीन जैसा ही है ना, इसको हटा दे तो प्रोपीन, वैसा डायग्राम. इसको हटा दे तो भी प्रोपीन. लेकिन यहाँ पे एक तरह से ना, हालांकि देखो मेन तो ये फैक्ट याद रख लेना, ये इसकी वजह से इस पे नेगेटिव आएगा, इसकी वजह से इधर नेगेटिव आएगा. क्रॉस हाइपर कॉन्जुगेशन जैसा कंसेप्ट है. तो जब अल्फा हाइड्रोजन 6 हो ना, तो ये रिजल्ट तो एज ए फैक्ट याद रखो, उतना दिमाग भी नहीं लगाना है. एज ए फैक्ट ये रिजल्ट याद रखो. अल्फा हाइड्रोजन 6 है तो आइसोब्यूटीन सबसे ज्यादा
है ना? ठीक है, ये ध्यान में रखना है। कुछ लोगों ने अगर सच में नोट्स किए होंगे 12 पेजेस, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसमें, अल्कीन के स्टेबिलिटी पे, कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी पे, है ना? श्रेया किया है वो होमवर्क 12 पेजेस वाले? नहीं मिला ना? किसी के पास है प्रिंट अभी राइट नाउ? वो ड्राइव पे भेजा था ना आप लोगों को, ड्राइव पे था वो 107 पेजेस। हाँ वही, अभी वो क्वेश्चंस जो हैं करने हैं, ठीक है? फिर से नेक्स्ट एप्लीकेशन भी बताता हूँ, फिर वो कर लेते हैं क्वेश्चंस। 6 अल्फा हाइड्रोजन वाला ये क्वेश्चन एज ए स्टैंडर्ड याद रखो। नाउ जल्दी जल्दी लिखिए। कितने लोगों ने वो 12 क्वेश्चन किए हैं, मतलब 12 पेजेस वाला? बाकी लोगों को मिला ही नहीं। वेरी गुड। कार्बेनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है क्या? कार्बेनाइन में? हाँ, कार्बेनाइन में नहीं, नहीं क्रॉस किया हुआ है, ठीक से देखो। हम्म हाँ जी, बातें नहीं, बातें नहीं। देखो ये फैक्ट भी याद रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन का थ्योरी का ही पार्ट है। अगर बेंजीन में मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम इस मिथाइल ग्रुप को प्लस एच मानते हैं, प्लस एच प्लस आई दोनों मानते हैं। प्लस एच कैसे मानते हैं, एक डिलोक्लाइजेशन की वजह से समझ जाओगे। ये देखो ना, प्रोपीन वाला पार्ट है, देखो ये पार्ट प्रोपीन जैसा है, sp3 कार्बन है उस और बगल में पाई बॉन्ड है। प्रोपीन में जैसे आपने हाइपर कॉन्जुगेशन किया था, ये बॉन्ड यहाँ डिलोक्लाइज होगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो मिथाइल ग्रुप अगर बेंजीन में जुड़ा है बच्चे, तो देखिए नो बॉन्ड रेजोनेंस कैसे हो रहा है। अगर मिथाइल ग्रुप बेंजीन में जुड़ा है ना, तो बेंजीन पे नेगेटिव आएगा बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, सिग्मा पाई रेजोनेंस। ये नेगेटिव फिर पूरे रिंग में घूम जाएगा, आपको पता चलता है। ये नेगेटिव उठ के यहाँ आएगा। मैं वो ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ड्रॉ करना है अभी राइट नाउ। नोट में लिखो, है ना, कि मिथाइल ग्रुप अगर बेंजीन में जुड़ा है तो वो सिर्फ प्लस आई नहीं है, प्लस एच भी है। जल्दी क्विक क्विक। आगे प्लॉट हो जाएगा क्या? नेगेटिव चार्ज को आगे ले जाना है तो उसी को 1 से 1 2 के बीच में बॉन्ड, 2 3 से 3 पे एरो। नेगेटिव चार्ज को आगे ले जाओ। मैं बताऊं, इन सबको मिला के जब रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करोगे तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर इधर दिखेगा, ये सब सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। जितना भी हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन है वो देखो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया। इस पे डेल प्लस आएगा, डेल प्लस, डेल प्लस, डेल माइनस, डेल माइनस, डेल माइनस। तो जितना ज्यादा sp3 कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होगा, बेंजीन उतना ही ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। इसका मैं चाहता हूं कि आप यहाँ नेगेटिव आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, पूरा स्ट्रक्चर बनाइए जल्दी। इसके बाद का स्ट्रक्चर
नेगेटिव यहाँ पहुंच गया, देखो H प्लस विल बी डेंडलिंग अराउंड, ये हो गया। नेक्स्ट फिर ये 1 2 3, 2 3 से 3 पे नेगेटिव, 1 2 से 1 1 से 1 2 के बीच में बॉन्ड है ना। नेगेटिव यहाँ पहुंच गया, देख रहे हो अभी भी वो H प्लस को ऐसे ही दिखा रहे हैं। लास्ट स्टेप पता है क्या है, फिर से ये वापस नेगेटिव चार्ज से पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड से फिर सिग्मा बॉन्ड। तो लास्ट स्टेप पहले जैसा ही होगा, बस क्या फर्क होगा, पाई बॉन्ड रिंग में घूम चुका होगा। लास्ट स्टेप पहला जैसा होगा बट रिंग में, तो देख रहे हो एक H के वजह से, एक CH बॉन्ड की वजह से रिंग पे नेगेटिव आया। जितने भी CH बॉन्ड है ना बेंजाइल कार्बन पे, जितना भी CH बॉन्ड है बेंजाइल कार्बन पे, सबके वजह से रिंग पे नेगेटिव आएगा। बेंजाइल कार्बन पे जितना भी सिग्मा बॉन्ड है सबके वजह से रिंग पे नेगेटिव आएगा। मुझे ये नहीं समझ, क्लास में एक भी स्टूडेंट नहीं है जिसने प्रिंट निकाला हो, क्या ही पढ़ रहे हैं, मतलब GC1 इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, पूरा ऑर्गेनिक इसी से बेस बनता है। अच्छा वो निकाला जो सॉल्विंग के लिए था, हाँ उसको सॉल्व करो। कुछ लोग बोल रहे थे उर्वी, उसका लग रहा है डिफिकल्ट जा रहा है बच्चे, तो तुम उसी में ड्राइव में क्यूबी है, कल ये क्यूबी सॉल्व भी कर रही थी, तुम्हारे पास है भी क्यूबी, टैब से ही कर रहे थे, तो वहां से करो। अगर लग रहा है वो डीपीपी थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है तो पहले बेसिक वाला डीपीपी करिए क्यूबी, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो डीपीपी एडवांस वाले बच्चों के लिए है, मैं सीधा बोलूँ जेई एडवांस जो प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। हालांकि मेरा मानना है कि केमिस्ट्री में जेई मेंस एडवांस नीट में क्या ही डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फिजिकल में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी सकता है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में क्या ही डिफरेंस करेंगे, ठीक है। सो कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द रिंग कंपेयर करो ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। सी हियर, अगर आपसे बोला जाए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन कंपेयर कीजिए, आप ना बच्चे बेंजाइल कार्बन देखना है ना, बेंजाइल कार्बन पे कितना CH बॉन्ड है उसके हिसाब से आंसर करना। क्यूमीन, अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन, अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग, इसी को बोल सकते हो रेट ऑफ ESR, या फिर लोग इसको रेट ऑफ AES या फिर EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसके पास ना बच्चे +H मैक्सिमम है, +I मिनिमम है, नो डाउट। मिथाइल का उतना पावर नहीं है +I, लेकिन यहाँ पे बेंजाइल कार्बन पे 3 CH बॉन्ड है, तो रिंग को 3 बार नेगेटिव मिल सकता है। यहाँ बेंजाइल कार्बन ये है, देखो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ कितना मिला 3, लेकिन यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, अल्फा हाइड्रोजन 1, अल्फा हाइड्रोजन 0। देखो इसका +I ना 0 है, बट +H 0 है, बट +I मैक्सिमम है। इसका +I है, +H+I दोनों है, यहाँ पर भी +H+I दोनों है, लेकिन सबसे ज्यादा +I कहाँ पर है, मैक्सिमम है। +H यहाँ पे मैक्सिमम है, फिर +H कम हुआ, +H कम हुआ, +H 0 हो गया, तो जहां +H और +I दोनों लगे +H के बेसिस पे आंसर कर देना है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बता दो, अगर आप +I पे करते तो गलत हो जाता है ना। अगर ये क्वेश्चन आ गया कि किस पे इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले अटैक करेगा, है ना, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक
इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन रिंग लिख के रख सकते हो। तो टॉल्विन ही सबसे ज्यादा बोलो, इसका कॉमन नेम बड़ा फेमस है टॉल्विन, इसका भी कॉमन नेम फेमस है क्यूमीन, याद रखिए टॉल्विन एंड क्यूमीन। इसका ऐसा कोई फेमस नेम तो नहीं मुझे पता है, आप लोग को पता है क्या इथाइल बेंजीन का कोई फेमस नेम कुछ ऐसा? ये दोनों टॉल्विन और क्यूमीन के नाम से ज्यादा फेमस है, ठीक है। हाँ हाँ नहीं नहीं, मेन कंसेप्ट ये है, हर जगह पे पैरा पे अटैक होगा ना तो स्टेरिक क्यों लगाना है? ऑर्थो पे मान लो वहां नहीं होगा, लेकिन पैरा तो सबका स्टेरिक से अवे है ना, तो स्टेरिक से नहीं करना है इसको। गुड टू गो। ये अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। प्लस एच ग्रुप क्या है, आज के बाद क्या समझा प्लस एच ग्रुप? प्लस एच ग्रुप वो है जो अल्कीन sp2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हो, खुद sp3 हो और कम से कम एक CH बॉन्ड हो। प्लस एच ग्रुप जैसे मिथाइल प्लस एच है, जब बेंजीन से जुड़ जाता है तो इथाइल भी प्लस एच है क्योंकि अभी भी 2 CH बॉन्ड है। आइसोप्रोपाइल भी प्लस एच है विथ रिस्पेक्ट टू बेंजीन, लेकिन टर्ड टब ब्यूटाइल ग्रुप प्लस एच नहीं है, है ना। जब कार्बोकेटाइन का मैं ये पढ़ाता हूं ना बच्चे, तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है ना। देखो मिलता जुलता क्वेश्चन है इसीलिए क्वेश्चन दे देता हूं यहाँ पे। कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, जिसके पैरा पे, मतलब बेंजाइल कार्बोकेटाइन हर जगह लिखा है मैंने, देख लो आप हर जगह क्या लिखा है, एवरीवेयर देयर इज बेंजाइल कार्बोकेटाइन। ये बड़ा अच्छा सवाल है, एवरीवेयर देयर इज बेंजाइल कार्बोकेटाइन। तो मुझे क्या लगता है जो पैरा पे ग्रुप है वही डिसाइड करेगा। अगर गलती से आपने सिर्फ प्लस आई पे आंसर कर दिया तो आप बोलोगे लास्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, सिर्फ प्लस आई लगा दिया तो। अरे यस नो, सिर्फ प्लस आई लगा दिया तो लास्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल दिखेगा आपको, यस नो। लेकिन आपको पता है कि ये प्लस आई प्लस एच दोनों लगाएगा। पता है इसके हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, और ये भी तुम्हारा मैक्स है राइट, इसके हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इस कार्बन पे 3 बार नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बेंजाइल कार्बन पे 3 CH बॉन्ड है। ऐसे सोचो ना, यहाँ पे 3 बार नेगेटिव आया ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, जस्ट उसके ऊपर प्लस है तो स्टेबल हो गया ना। यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन है, प्लस आई प्लस एच दोनों है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद 2 बार नेगेटिव आया, ऐसे सोचो। देखो ना वहां पे जब एक CH बॉन्ड को डीलोकलाइज किया तो नेगेटिव यहाँ पहुंचा कि नहीं, बोलो। ये दूसरा भी डीलोकलाइज करते तो भी नेगेटिव आता पैरा पे, तीसरा भी डीलोकलाइज करते तो नेगेटिव आता पैरा पे। अच्छा यहाँ पे देखो बेंजाइल कार्बन पे एक ही तुम्हारा क्या है, CH है, तो एक बार नेगेटिव, और ये सिर्फ प्लस आई है, प्लस आई मैक्स है बच्चे, प्लस एच 0 है इसका। तो ये भी कार्बोकेटाइन को स्टेबल तो बनाएगा लेकिन सिर्फ इंडक्टिव के थ्रू, सिग्मा पाई रेजोनेंस के थ्रू ये तीनों कार्बोकेटाइन को स्टेबल बनाया। तो बोला जाता है कि अपोजिट चार्ज पास आ जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ऐसे भी कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन चाहिए टू बिकम स्टेबल। यहाँ पे तीनों CH बॉन्ड का सिग्मा इलेक्ट्रॉन उठ के वहां गया उसको थोड़ा स्टेबल बनाने के लिए, यहाँ पे 2 CH बॉन्ड का सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, दिख रहा है आपको। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वहां पे फर्स्ट टाइम लोगों को सिर्फ इंडक्टिव दिखता है, जब बहुत बार रिवाइज होगा तो ये आपको दिखने लगेगा, है ना। मैं बोलूँ सेम क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में और इंडक्टिव के बेसिस पे सॉल्व करके आने के चांसेस हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कार्बोकेटाइन में होता है, बेंजीन से अगर कोई मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, इथाइल प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा है तो वहां भी होगा। आ रहा है समझ में? Why toluene in toluene ring is activated? Why? Because of the plus I effect as well as plus H. More advanced क्या, more powerful effect plus H यहाँ पर, ठीक है।
ध्यान रखना एप्लीकेशन पार्ट में मैंने सिर्फ ये पढ़ाया कि मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कार्बन फ्री रेडिकल अल्कीन अल्काइन, है ना? बोलो। यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट लिख लो, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन ऐसा देखा गया बच्चे, अगर इथीन कनेक्टेड है CCl3 से, इथीन अगर कनेक्टेड है CCl3 से, तो यहाँ पे रिवर्स हाइपर कंजुगेशन होता है। ये बॉन्ड यहाँ गया, सिग्मा बॉन्ड दोनों क्लोरीन ही लेके गया। ऐसे भी बॉन्ड का होमोलिसिस करोगे, हेटरोलिसिस करोगे तो क्लोरीन पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा। जैसे इस पे प्लस आया, कार्बोकेटाइन का रेजोनेंस कर दो। तो अभी आप प्रोपीन का डायग्राम देखो, आपके पास बना हुआ है, और इस वाले में देखो उससे रिवर्स दिखेगा आपको। प्रोपीन का डायग्राम आपके पास बना हुआ है देखो, लेकिन CCl3 एंड इथीन है, विनाइल ग्रुप है। विनाइल ग्रुप अगर CCl3 से जुड़ा तो इसको रिवर्स बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। दिस इज कॉल्ड रिवर्स। देख रहे हो यहाँ पे जो अल्कीन वाला कार्बन उसमें प्लस आया है। यहीं पे अगर मैं प्रोपीन का एक बार और ऐसा डायग्राम बना दूं तो शायद समझ में आएगा प्लस H और माइनस H क्या होता है। यहाँ पे ऐसे चल रहा था, ये बॉन्ड इधर और ये ऐसे, है ना? तो इस हाइपर कॉन्जुगेशन में हाइड्रोजन पे प्लस आया था और अल्कीन वाले कार्बन पे नेगेटिव आया था, तो इसीलिए इस पार्ट को बोला जाता है प्लस H और इस पार्ट को बोला जाता है माइनस H। यही रिवर्स है, जैसे प्लस है माइनस में हुआ करता था, है ना? बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन बस इस बात से ये बात समझ में आ जाए कि CCl3 जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। CCl3 जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर याद रख लिया तो बड़ा हेल्प हो जाएगा, है ना? हाँ, मतलब CF3 में भी हो सकता है, CBr3 में भी हो सकता है, लेकिन ऑब्जर्वेबल यहाँ पर है। ये लिख लिया सबने इधर वाला पार्ट? नहीं, उज्जैस इधर लिखा ये वाला पार्ट पूरा? इवन पता है, अगर कार्बेनाइन होता ना तो वहां पे भी रिवर्स हाइपर कंजुगेशन हो जाता है। कार्बेनाइन में जैसे मैंने बोला नॉर्मल प्लस H तो नहीं होता, लेकिन माइनस H पार्शियल देखा गया कार्बेनाइन में। ये देखो, अगर यहाँ पे ऐसा CCl3 होता और यहाँ CH2 माइनस होता, गौर करना, CCl3 है। अभी तुम्हें ये बात, मेरा मेन पर्पस क्या है समझाने का, मेरा बात समझना। मेन पर्पस ये है कि ये जो ग्रुप है ना CCl3, वो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है, मतलब स्ट्रांगली विड्रॉइंग है। नो डाउट स्ट्रांगली विड्रॉइंग होने का रीजन एक तो तुम्हें समझ में आता ही है कि 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो 3 माइनस आई तो लगेगा। अरे यस नो, अरे यस नो, 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो 3 बार ये बॉन्ड तो इधर ही शिफ्ट होगा ना बच्चे, तो यहाँ पे 3 बार विड्रॉइंग होगा। कोई अगर बोले कि ये कार्बेनाइन हाईली स्टेबल क्यों है, तो तुम बोल सकते हो बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ CCl3। अरे यस नो, पक्का? At the same time, you can say that because of reverse hyperconjugation also. मतलब यहाँ पे एक रिवर्स हाइपर कंजुगेशन का कंसेप्ट तुम लगा सकते हो कि सिग्मा पाई रेजोनेंस, इस नेगेटिव चार्ज से पाई बन गया और इस सिग्मा बॉन्ड से नेगेटिव आ गया,
मतलब कार्बन का नेगेटिव उठ के कहां चला गया, क्लोरीन पे। अच्छी बात है। मतलब आप इस ग्रुप को आज के बाद -H भी मानोगे और -I भी मानोगे, चलेगा। CCl3 को क्या मानना है, एंड नॉट ओनली दिस फॉर कार्बन आयन बट ऑल्सो फॉर अल्कीन ऑल्सो। अल्कीन के लिए वो कैसा पार्ट है, -H एज वेल एज याद रखोगे। अल्कीन में भी अगर CCl3 जुड़ जाए तो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। गुड टू गो। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर कोई बोले कार्बन आयन क्यों स्टेबल है, तो -I से तो स्टेबल है ही, दिख रहा हुआ -I, देखो विड्रॉइंग ग्रुप। लेकिन रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन से भी ये कार्बन आयन स्टेबल है, जिसका एग्जांपल यहां दिया है, देखो। ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन किस पे है, ओनली -I। और ये डायग्राम क्या बता रहा है, ये डायग्राम क्या बता रहा है, -H, दैट इज कॉल्ड रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। गुड टू गो, बोलिए। तो आज के बाद आप CCl3 को अगर कार्बन आयन में जोड़ देते हो या पाई बॉन्ड के साथ जोड़ देते हो तो क्या मानना है उसको, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या मानना है उसको, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, -I और -H दोनों, ये वाला ग्रुप। अब यहाँ पे एक फैक्ट देखो, अगर यहां तक लिख लिया एक फैक्ट, ऐसा देखा गया बच्चे कि बेंजीन में जब CCl3 जुड़ जाता है तो बेंजीन इज वेरी स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग। मतलब इस केस में बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक वेरी स्लो होता है, और अगर इस पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता भी है तो मेटा पे होता है, ऑर्थो पैरा पे नहीं होता है। मैं बताता हूं क्यों। अगर इसमें इलेक्ट्रोफाइल जोड़ोगे ना तो पहले तो रेट बहुत स्लो होगा, रेट बहुत स्लो होगा, और इलेक्ट्रोफाइल जाएगा कहां पे, मेटा पे। रेट इज वेरी स्लो, रेट इज वेरी स्लो, ये फैक्ट भी याद रखो। और पता है इसका मेन रीजन है रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। अगर बेंजीन से CCl3 जुड़ गया तो अब बेंजीन पे, रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बहुत स्लो हो जाए, और एट द सेम टाइम इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑर्थो पैरा पे नहीं होगा, कहां होगा, मेटा पे होगा। और रीजन क्या है, क्योंकि ये ग्रुप कैसा है बच्चे, -H भी है -I भी। CCl3 बेंजीन में जुड़ के कैसा ग्रुप बन गया, -H बन गया, है ना। ये क्वेश्चन आपके नीट में भी आया हुआ है, मैं बता दूं। इसका नाइट्रेशन दिया हुआ था और प्रोडक्ट का आंसर पूछा गया था। बेंजीन पे CCl3 था और उसका नाइट्रेशन दिया गया था, नाइट्रेशन करा के बताइए क्या बनेगा। ठीक है, देखो अगर बेंजीन में आपने मिथाइल जोड़ा था तो अभी आपने देखा था क्या हुआ था। मैं डायग्राम एक बार फिर से बना देता हूं। मिथाइल जोड़ा था तो आपने देखा था कि बेंजीन के ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव आया था। अभी जस्ट ये डायग्राम बनाया था मैंने, है ना। मतलब बेंजीन से अगर कोई हाइड्रोकार्बन ग्रुप जुड़ जाए, मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन ग्रुप जिसके बेंजाइल पे कम से कम एक CH बॉन्ड हो, तो हम मानते हैं कि ये +H है और +I भी है, राइट। लेकिन यही अगर बेंजीन पे CCl3 जुड़ जाए, CCl3, तो बेंजीन के ऑर्थो पैरा पे इस केस में पॉजिटिव आएगा। देखो फर्स्ट डिलोकलाइजेशन के बाद यहां तो देखो फर्स्ट CH बॉन्ड रिंग की तरफ गया, लेकिन यहाँ CCl बॉन्ड रिंग की तरफ नहीं जाएगा, CCl बॉन्ड क्लोरीन की तरफ जाएगा। जब CCl बॉन्ड क्लोरीन की तरफ जाएगा तो इस कार्बन पे प्लस आएगा, और वो प्लस फिर रिंग से पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, है ना। तो थोड़ा समझने पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखो क्या हो गया, नेगेटिव आ गया, इधर क्लोरीन पे नेगेटिव आ गया, समझे। देखो फिर वो नेगेटिव ऑर्थो से उठ के कहां जाएगा, पैरा पे। ये सॉरी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव कहां जाएगा अब, अरे यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर दे तो प्लस यहाँ पहुंचा, फिर पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दे तो प्लस यहाँ पहुंचा, ये हो रहा है ना।
तो देख रहे हो CCl3 क्या कर रहा है, बेंजीन के ऑर्थो पैरा पे क्या ला रहा है, पॉजिटिव। क्या ला रहा है, पॉजिटिव। जबकि CH3 बेंजीन के ऑर्थो पैरा पे क्या ला रहा है, देखो यहाँ नेगेटिव, फिर नेगेटिव यहाँ पहुंचा, फिर ये नेगेटिव यहाँ पहुंचा, दिख रहा है। CH3 अब यहाँ पे इस तरह से बोल सकते हैं कि अगर CH3 है तो इन सब जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, बढ़ गया, घट गया, बढ़ गया। इसीलिए इस केस में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, ऑर्थो पैरा पे। अगर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कराना चाहो बेंजीन पे तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, और यही अगर CCl3 होता, CCl3 आपको पता है इन सब जगह पे प्लस लाता है ये, अरे यस नो, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अब कहाँ जाता, मेटा पे, अगर इन पे ही जाना है उसको तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, लिखो लिखो जल्दी लिखो। तो रिवर्स हाइपर कंजुगेशन थोड़ा बहुत समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, एक और थोड़ा सा फैक्ट बता देता हूं, जो इथीन में हाइपर कंजुगेशन होता है ना, उसको सिग्मा पाई स्टार रेजोनेंस भी बोलते हैं। पाई स्टार कैसे बोलते हैं वो समझाने जा रहा हूं। इथीन में जो हाइपर कंजुगेशन होता है, पहले तो इथीन समझो, इथीन के पास क्या होता है, 2p होते हैं, 2p होते हैं। कोई भी अल्कीन के पास 2p होगा ना पाई बॉन्ड वाले में। तो हाइपर कंजुगेशन में ऐसा बोला जाता है कि ये दोनों p जो है, ये दोनों p लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। और आपको याद है कि 2p अगर इन फेज ऐड होता है तो ऐसा बन जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, दोनों प्लस प्लस और माइनस माइनस। लेकिन अगर ये आउट ऑफ फेज ऐड होता है प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 4 छोटे छोटे लोब बनते हैं। ऐसा सुना है कभी, इसको बोलते हैं पाई स्टार और इसको पाई बोलते हैं, याद है, पाई 2p, पाई स्टार 2p। कभी बनाया था ऐसा साइडवेज ओवरलैपिंग से, है ना। और इसके पास 2 नोडल प्लेन होते थे, याद करो, पाई स्टार पे 2 नोडल प्लेन होते थे और इसके पास एक ही नोडल प्लेन होता था, नोडल प्लेन 1, और यहाँ पे नोडल प्लेन ये 1 एक और नोडल प्लेन है। कभी याद आ रहा है, ऐसा बताया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। तो होता क्या, किसी भी अल्कीन में हम पाई बॉन्ड को आपस में जोड़कर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। तो जैसे इसका बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनाओगे, है ना, तो बॉन्डिंग तो तुम ऐसे दिखा दो, ऐसे, ये बॉन्डिंग है, क्लियर है, प्लस माइनस पीपी का एडिशन ऑफ वेव फंक्शन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। और यही पीपी के सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन से यहाँ पे 4 और छोटे छोटे ऑर्बिटल ऐसे दिखा सकते हैं। क्लियर हो रहा है, यहाँ दिखा सकते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ध्यान रखना, इथीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो पाई पाई में है, पाई स्टार में नहीं है। इथीन का पाई इलेक्ट्रॉन कहां पर है बच्चे, पाई में। और इथीन का पाई स्टार क्या है, खाली। इथीन का पाई स्टार खाली है। अब देखो, अगर मैं यहां पे प्रोपीन लेता हूं, गौर करना, प्रोपीन, तो मैं इथीन में क्या दिखाने वाला हूं, ये है पाई, ये है पाई, इथीन का कौन सा, ये पाई है, दिखा। और इथीन का पाई स्टार भी है यहाँ पे, इथीन का पाई स्टार भी। So it has been found that in ethene there is interaction between sigma and pi star. इथीन में देखा गया सिग्मा और पाई स्टार में क्या होता है, इसीलिए इथीन के रेजोनेंस को सिग्मा पाई स्टार रेजोनेंस भी बोलते हैं। जेई एडवांस में एक बार क्वेश्चन आया और ऑप्शन में ये था कि इथीन में जो हाइपर कॉन्जुगेशन है उसका नाम सिग्मा पाई स्टार इंटरैक्शन है, ट्रू और फॉल्स। तो इथीन में जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, हर बार मैं सिग्मा पाई बोल रहा था ना, प्रोपीन में जो हाइपर कॉन्जुगेशन है
या अल्कीन में जो हाइपर कॉन्जुगेशन है दैट इज सिग्मा पाई स्टार इंटरेक्शन, ट्रू और फॉल्स। तो बोल सकते हैं सिग्मा पाई रेजोनेंस बोल तो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन सिग्मा पाई स्टार इंटरेक्शन भी बोल सकते हो, है ना। सिग्मा पाई रेजोनेंस भी बोल सकते हो, सिग्मा पाई स्टार रेजोनेंस। पता है धीरे धीरे सिग्मा इलेक्ट्रॉन जब पाई स्टार में जाएगा तो इसके आपस की बॉन्ड ऑर्डर कम होगी। याद करो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, एनबी माइनस एन ए बाई टू। जैसे जैसे सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में जाएगा अल्कीन का जो इथीन का जो डबल बॉन्ड है उसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। इसीलिए मैंने बोला था जितना ज्यादा सी एच बॉन्ड होगा उतना ही कम बॉन्ड ऑर्डर होगा और उतना ही ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा अल्कीन का। याद आया? तो ये भी लिख लेना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर प्रोपीन या हाइपर कॉन्जुगेशन, explanation of hyperconjugation in alkene based on MOT। explanation of क्या, hyperconjugation in propene based on hyperconjugation। explanation of hyperconjugation in propene based on molecular orbital theory। हाँ, based on molecular orbital theory। ठीक है, based on molecular orbital theory। ओके, लिखिए। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना। नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखो, टू कंपेयर। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था जी, टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कार्बन फ्री रेडिकल अल्कीन अल्काइन। नेक्स्ट एप्लीकेशन टू कंपेयर, लिखिए लिखिए, टू कंपेयर डेल एच हाइड्रोजनेशन। तो इसका कंसेप्ट क्या है, डेल एच हाइड्रोजनेशन का जो मैग्नीट्यूड है प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है ना। ये डिस्कस भी किया था रेजोनेंस एनर्जी में, आपको याद होगा। और इसमें इफ all molecules having same pi bond then del H hydrogenation proportional to 1 by stability। ठीक है, एक और एप्लीकेशन यहीं पे कर लेते हैं, टू कंपेयर हीट ऑफ कंबशन। टू कंपेयर हीट ऑफ कंबशन। हालांकि हीट ऑफ कंबशन जरूरी नहीं है कि अल्कीन के लिए ही कंपेयर करें, किसी भी कंपाउंड कोई भी हाइड्रोकार्बन को हम लोग बर्न कर सकते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन? श्रीधर बताओ तो हीट ऑफ कंबशन का डेफिनेशन। श्रीधर, एक मोल कोई भी फ्यूल को कंप्लीटली बर्न करना है, प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, CO2। ठीक है, तो थर्ड एप्लीकेशन लिख लो, टू कंपेयर डेल एच कंबशन। तो जिनको डेफिनेशन नहीं पता लिख लो, हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था, एक बार बोल देता हूं। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड कंप्लीटली अंडरगो कंबशन टू गिव CO2, वाटर और बोथ। amount of heat released when 1 mole of compound completely undergo combustion in excess of O2 to give CO2, water or both। So del H combustion का magnitude again proportional to number of pi bond नहीं बोलो, number of carbon atom in the compound। and इसका दूसरा पार्ट है del H combustion proportional to 1 by stability if
all compound has same carbon, same number of carbon, बातें नहीं. If all compound have same number of carbon, if all compound have same number of carbon, एक और पार्ट लिख लो. टू कंपेयर बॉन्ड लेंथ ऑफ अल्कीन. नेक्स्ट, टू कंपेयर बॉन्ड लेंथ ऑफ अल्कीन. फोर्थ एप्लीकेशन, टू कंपेयर बॉन्ड लेंथ ऑफ अल्कीन. देखो अल्कीन का बात कर रहा हूं, यहां पे बोल सकते हो नंबर ऑफ अल्फा एच अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सी सी डबल बॉन्ड घटेगा, बॉन्ड लेंथ ऑफ सी सी डबल बॉन्ड बढ़ जाएगा. जैसे अगर मान लो इसमें कंपेयर करने बोला जाए, ये डिस्टेंस मान लेते हैं ए है, बी एंड दिस इज सी. सो बॉन्ड लेंथ कंपेयर करके बताओ. जो भी पता है यहां पर 4 अल्फा हाइड्रोजन है, देखो तो यहाँ 4 टाइम्स सिंगल बॉन्ड आएगा. एक बार डबल बॉन्ड है और 4 बार सिंगल बॉन्ड आएगा. यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 7 है, तो यहाँ पे एक बार डबल और 7 टाइम सिंगल आएगा. यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 10 है, तो एक बार डबल और 10 बार सिंगल बॉन्ड आएगा. तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा सी, बी, देन ए. आप बॉन्ड लेंथ भी कंपेयर कर सकते हो. अच्छा, इसी क्वेश्चन का अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करना होता तो डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन का मैग्नीट्यूड कंपेयर करना होता तो. सब जगह पे पाई बॉन्ड एक ही है, सब जगह पे पाई बॉन्ड एक है. तो अगर पाई बॉन्ड सेम हो तो कंसेप्ट क्या है? मोस्ट स्टेबल. तो यहाँ पे सबसे कम एनर्जी ये रिलीज करेगा. अरे यस नो, अभी तो बताया नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है तो स्टेबिलिटी का रेसिप्रोकल होता, इनवर्सली होता है. यस नो. तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा ए, फिर बी, फिर सी. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. क्या स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन समझ में आ रहा है? ये सबसे स्टेबल क्यों है? मोर अल्फा एच मोर स्टेबल अल्कीन. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आ रहा है समझ में? बोलिए. ठीक है. अगेन ये सारे एप्लीकेशन पे आपको मैं बताऊं कम से कम वहां 12-15 क्वेश्चंस है. प्लीज आज ही घर पे सॉल्व कीजिए. 3-4 लोगों ने ही मुझे दिखाया था कि हाँ वो क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्यूमुलेटेड आइसोलेटेड अल्कीन वाला. मुझे लगता है सबको सॉल्व करना चाहिए. नाउ आप 2-3 पेज जगह जरूर छोड़िए बच्चे वो सारे क्वेश्चंस के लिए. फिर उसके बाद लिखिए लिखो इफेक्ट ऑफ प्लस एम प्लस एच माइनस एच ऑन द बेंजीन रिंग. Effect of plus M plus H minus H group on the benzene ring. Effect of plus M plus H minus H on the benzene ring. पहले तो ये समझो कि अगर बेंजीन में कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है तो बेंजीन के सारे कार्बन, सारे हाइड्रोजन आइडेंटिकल हैं. Complete silence please. In benzene, if nothing is there, all carbon hydrogen, क्योंकि ये दोनों तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा दिखता है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे हाइड्रोजन अलग है. 6 के 6 हाइड्रोजन एक जैसे हैं. इन बेंजीन ऑल हाइड्रोजन्स आर
identical as well as all carbon are identical, all carbon sp2 delocalized bond and all, है ना। 3 पेज छोड़ने के बाद करना, वो क्वेश्चन करना ही है आज सारे, ठीक है। पेज छोटा रहेगा तो पता रहेगा कुछ होमवर्क है ना, तो प्लीज उसको छोड़ दीजिए पेज को। नाउ अगर बेंजीन में कोई ग्रुप जुड़ गया, कोई भी ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो या विड्रॉइंग हो, है ना, तो जिस कार्बन पे वो ग्रुप जुड़ा होता है उस कार्बन को इप्सो कार्बन बोलते हैं। क्या फुल फॉर्म होता है इप्सो का, पता है क्या? इप्सो अटैक भी बोला जाता है उसको, है ना। देखो फुल फॉर्म तो मुझे नहीं पता चल रहा है, बट हाँ, जिस पे ग्रुप पहले से जुड़ा होता है इप्सो कार्बन, ध्यान रख सकते हैं इसको। एडजेसेंट वाले को ऑर्थो, ये तो पता है सबको, ये वाले मेटा एंड दिस इज पैरा, लिख लो, ठीक है। अभी नाउ इफेक्ट ऑफ एनी ग्रुप, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूं कि अगर कोई ग्रुप है तो उसका इफेक्ट बेंजीन पे क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो ग्रुप है अगर वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, दैट इज प्लस आई है, प्लस एच है, प्लस एम है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के वजह से, स्पेशली ये दोनों इफेक्ट के वजह से, है ना, ऐसे दिखा सकते हैं, लेकिन इन सब पे नेगेटिव लाता है, ऐसे याद रख सकते हैं। और यही अगर मतलब ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव आ जाता है, ये ध्यान में रखिए। अगर सिर्फ बेंजीन है, सारे कार्बन आइडेंटिकल है, लेकिन अगर कोई एक ग्रुप आ गया ना बच्चे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, तो उसमें 3 तरह के कार्बन है, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, और एक खुद इप्सो, 4 भी बोल सकते हैं, लेकिन 3 तो फॉर डिफॉल्ट 3 बोल सकते हो कि अब अलग अलग कार्बन, नेचर ऑफ कार्बन अलग हो चुका है। अच्छा, ये ग्रुप अगर मान लो माइनस एम है, माइनस एच है, या माइनस आई, स्पेशली इन दोनों की वजह से, माइनस एच और माइनस आई की वजह से, ये लिख के रखिए, है ना। ऑर्थो पैरा पे क्या आ जाता है बच्चे, प्लस। इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, it will create partial positive charge centers on ortho para of the benzene, or if electron donating group, it will create partial negative on ortho para of the benzene. यहाँ पे जज्बात ये लिखना था फर्स्ट पॉइंट में, इन बेंजीन ऑल कार्बन एंड हाइड्रोजन्स आर आइडेंटिकल, इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ये सेकंड पॉइंट है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बन, ये थर्ड पॉइंट और ये फोर्थ पॉइंट, ऐसा। इसके बाद हम एक और डायग्राम बना सकते थे, लेकिन इसी में दिखा दिया कि अगर माइनस है, माइनस एच, माइनस आई है, तो ऑर्थो पैरा पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। और ये जस्ट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस होता है, या रिवर्स हाइपर कंजुगेशन या प्लस एच की वजह से होता है। अब आप बोलोगे तो मैं कोई ग्रुप का रेजोनेंस करके भी बता सकता हूँ कैसे नेगेटिव आया है, लेकिन ऑलरेडी हमने रेजोनेंस किया हुआ है बहुत, आज हाइपर कंजुगेशन में बता दिया था, है ना। इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग, जिसको बोल सकते हो रेट ऑफ EAS
ESR या EAS, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक और रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन रिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस m पावर, उसके बाद प्लस h पावर, है ना, फिर प्लस i पावर, फिर तुम बोल सकते हो माइनस i, 1 बाई माइनस i पावर, फिर तुम बोल सकते हो 1 बाई माइनस h पावर, एंड लास्ट में 1 बाई माइनस m पावर। माइनस m ग्रुप से अटैक बहुत स्लो हो जाएगा, प्लस m से अटैक फास्ट हो जाएगा। और एक चीज और पता है आपको, ये पॉइंट्स हो गए, यहीं पे मुझे SIR वगैरह पे अभी पढ़ा देना है, एक बार देख लो। सिक्स पॉइंट, अगर बेंजीन पे पहले से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या वीकली डीएक्टिवेटिंग तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑर्थो पैरा पे होता है। मतलब प्लस m प्लस h प्लस i, कभी कभी हैलोजेंस के केस में हैलोजन डीएक्टिवेटिंग है फिर भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये फैक्ट हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारे ग्रुप हैं जो वीकली डीएक्टिवेटिंग है बट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पे लाते हैं, क्यों लाते हैं बाद में डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है लाइक माइनस m माइनस h माइनस i, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे जाएगा। ये सब बात हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। बड़ा फेमस रिएक्शन है, हर साल 1000% गारंटी एक सवाल आता है यहाँ से कि या तो रेट ऑफ ESR पूछ लेगा या फिर डायरेक्ट उसके रिएक्शन पूछ लेंगे जो बेंजीन के रिएक्शंस हैं, फिडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, वो पूछ लेगा, है ना। देखो एक बात समझना, आयनिक में 15-16 लेक्चर लग जाते हैं, 10-12 लेक्चर लग जाते हैं आयनिक में, लेकिन तरीके से अगर मैं चैप्टर वाइज पढ़ाना शुरू करूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो 2 से 3 लेक्चर में हेलो अल्केन हेलो एल्कीन पूरा लिखवा सकता हूँ। मेरा बात समझना, प्रिपरेशन, है ना, फिर केमिकल रिएक्शन, 2 ही पार्ट तो लिखाना होता है हर बार। तो कहने को आयनिक भले ही तुम्हें लग रहा है 10-12 लेक्चर, लेकिन उसमें ऑर्गेनिक के 3 चैप्टर निपट जाते हैं। मेरे बात समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ आयनिक इक्विलिब्रियम में मान लो 12 लेक्चर लग गए, 13 लेक्चर, उतने टाइम में ऑर्गेनिक के अगर चैप्टर वाइज पढ़ाने जाए ना तो 3-4 चैप्टर निपट जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो। तो पूरा 1 मंथ जो है हम लोग GOC2 को देंगे और अच्छे से सारे चैप्टर्स खत्म होंगे। आप रिवाइज करते रहना बस, जैसे किया जा रहा है। जहाँ पे मुझे फास्ट जाना होगा वहाँ फास्ट जाएंगे, जहाँ स्लो जाना है वहाँ स्लो जाएंगे, लेकिन फास्ट जहाँ जा रहे हैं इसका मतलब आप पे भरोसा कर रहे हैं कि ये पार्ट हमने पहले बहुत अच्छे से डिस्कस किया, आप फटाफट इसको कंप्लीट करो। अभी GOC में देखो, GOC1 में कोई जल्दबाजी नहीं है, आइसोमेरिज्म फटाफट खत्म होगा, क्योंकि आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस मेडिकल के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेयरली कभी कभी क्वेश्चन आता है। ठीक है, आया था इस बार, वही याद है, वही क्वेश्चन याद है नहीं। बन गए थे, कितने लोगों के सही हुए थे क्वेश्चन। अब मैं बताऊं, सेम क्वेश्चन ना मेरे आइसोमेरिज्म के नोट्स में लिखे हुए, सेम क्वेश्चन, मैं भी वो नोट शेयर करूंगा आपको। ओके ओके, बातें नहीं, हाँ तू पढ़ाई तो कर, होगा सिलेक्शन तेरा, घबरा मत। ये जो ऐसे डायरेक्ट, भरोसा करना,
हो जाए, हाँ ओके, लिखिए when two groups are meta to each other, when two groups are meta to each other, their mesomeric effect or hyperconjugation, their mesomeric effect or hyperconjugation will not affect each other. If two groups are meta to each other, their mesomeric effect or hyperconjugation effect will not affect each other. Now anyone in the class जो इसको explain कर सकता है? दो ग्रुप एक दूसरे से मेटा पे है तो दोनों का मेसोमेरिक एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन अगर दो ग्रुप ऑर्थो या पैरा पे है एक दूसरे से तो देयर मेसोमेरिक विल अफेक्ट ईच अदर, है ना? यहाँ पे ये लाइन भी लिख लेना, अगर दो ग्रुप ऑर्थो पे है या दो ग्रुप पैरा पे है, इफ टू ग्रुप्स आर ऑर्थो और पैरा टू ईच अदर, their plus m plus h minus h will affect each other, whereas two group are meta to each other, their plus m plus h minus h will not affect each other. ये किस रिस्पेक्ट में बात हो रही है? और जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर करेंगे कि ये लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं बताऊं, अगर कोई ग्रुप ऑर्थो पैरा पे है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा बढ़ाता है, लेकिन मेटा पे है तो उतना ज्यादा नहीं बढ़ाता। इवन बेसिक स्ट्रेंथ को भी अगर दो ग्रुप ऑर्थो पे है एक दूसरे से तो बेसिक स्ट्रेंथ को ज्यादा बढ़ाता भी है घटाता भी है, लेकिन मेटा पे है तो इतना डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉट ओनली दिस, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, एनायन कार्बोनाइन रेडिकल की स्टेबिलिटी, अगर दो ग्रुप ऑर्थो पे है पैरा पे है तो ज्यादा डिस्टर्ब होगा या ज्यादा स्टेबल भी होगा, लेकिन दो ग्रुप मेटा पे है तो उतना इफेक्ट नहीं होगा। ये लाइन को अच्छे से समझ के आना, आपस में डिस्कस करके आना। नेक्स्ट क्लास हम लोग शुरू कर देंगे ओवरऑल एप्लीकेशंस। ओवरऑल एप्लीकेशंस मतलब कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, इन सब का एप्लीकेशन, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, है ना?